की मैं आती हूँ। मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग थ्योरी क्लासेस एजुकेशन स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा फर्स्ट अध्याय के अंतर्गत जो है आपका टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। फर्स्ट अध्याय के अंतर्गत जो है आपके ये जितने सारे टॉपिक्स हैं आज की क्लास में कवर कर देंगे, ठीक है। दो टॉपिक तो हमने आपको 2 क्लासेस में करवा दिया है, ठीक है। समावेशी शिक्षा का अर्थ अवधारणा हमने एक टॉपिक मतलब एक फर्स्ट क्लास में कराया है, सेकंड क्लास में हमने समावेशी शिक्षा के लक्ष्य समूह के बारे में करा दिया है, ठीक है। और सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे के सारे कवर कराए हैं। आज की क्लास में हम इसमें बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये हेडिंग्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। रिवीजन के तौर पर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा और आपको फास्ट ही रिवीजन करना है। और अगला आपका जो है हेडिंग है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है, 1952। और इसके बाद जो ये हेडिंग आप कहते हैं निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, तो ये आपका जो है ये हो जाएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा राष्ट्रीय, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा राष्ट्रीय निःशक्तता अधिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी हो जाएगी। और एक हेडिंग आपकी है निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, ठीक है। वो यहाँ पे छूट गई थी हेडिंग निःशक्त, लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हम पढ़ाएंगे तो उसमें देख लीजिएगा 1995, ठीक है। ये आपका एक है, ठीक है। 2 हेडिंग आपकी हैं, एक निःशक्त अधिनियम हो जाएगा, एक राष्ट्रीय निःशक्त अधिनियम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 6। तो 2 हेडिंग्स इसके अंतर्गत इस प्रकार से हैं, तो 2 हेडिंग आपको इसमें पढ़नी है, यानी कि एक हेडिंग ये और एक आपकी छूट गई है यहाँ पे हेडिंग, ठीक है। 2 हेडिंग्स हैं, 1995 इसको यहाँ पे लिखना है 1995। तो ये 2006 है राष्ट्रीय निःशक्त अधिनियम हो जाएगा व्यक्ति अधिनियम, और ये आपके 1995 हो जाएगा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, ठीक है। और यहाँ पे अगली हेडिंग है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2, ठीक है, सॉरी 2005। ये हेडिंग आपकी कवर कराएंगे। और आपकी अगली हेडिंग आपकी कवर कराएंगे भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1952, ठीक है, 92, ठीक है। और एक हेडिंग है लास्ट की आपकी, ठीक है। तो ये सारी हेडिंग्स हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। सारी क्लासेस आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जितनी क्लासेस हमने करवा रखी हैं इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए। तो यूनिट आपकी कौन सी है सभी स्टूडेंट को पता है, 10 यूनिट हमने स्टार्ट करा है, जो आज की क्लास 3rd क्लास है। समावेशी शिक्षा आपका हो जाएगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा आप जानते हैं, सामयिक शिक्षा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और समावेशी शिक्षा को सामयिक शिक्षा बोलते हैं, और आपका जो है इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड अध्याय आपका, और यहाँ पे आप देख सकेंगे ये है, ठीक है। अध्याय 4 है जिसमें हमने प्रथम अध्याय ये करा रहे हैं इस समय, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा इस आपको देखना है ये हेडिंग से आपकी यहाँ पे देखिएगा कानूनी प्रावधान, ठीक है। यहाँ से देखिएगा कानूनी प्रावधान नीतियाँ और अधिनियम सभी सरकार और कानूनी प्रणाली के हिस्से हैं जो नागरिकों और संगठनों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को निर्धारित करते हैं। जो कानूनी प्रावधान नीतियाँ अभी जो हेडिंग्स हमने आपको बताया है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक नज़र में ये यहाँ पे, ठीक है। ये हेडिंग्स विधिक प्रावधान नीतियाँ एवं जो है अधिनियम, यहाँ से समझिएगा। कानूनी प्रावधान नीतियाँ अधिनियम सभी सरकार और कानूनी प्रणाली के हिस्से हैं जो नागरिकों और संगठनों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को निर्धारित करते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया इसके अंतर्गत कि जो है कानूनी प्रणाली के हिस्से हैं जो नागरिकों, संगठनों, अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को निर्धारित करते हैं। कानूनी प्रावधान कानून के नियमों, सिद्धांतों को निर्दिष्ट करते हैं, जबकि नीतियाँ संगठन के भीतर कामकाज के नियम को निर्धारित करती हैं, ठीक है। तो नीतियाँ संगठन जो होता है ये कामकाज के नियमों को निर्धारित करती है। अधिनियम विधान द्वारा बनाए गए कानून है। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कानून के तौर पे देखा कानून प्रावधान, ठीक है। जो प्रावधान शब्द दिया गया है कानून, तो ये कानून के नियमों, सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है प्रावधान, ठीक है, कानूनी। और नीति जो है ये बोला गया है कामकाज के नियमों को निर्धारित करता है। तो यहाँ से आप देखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये नीतियाँ और ये अधिनियम, तो यहाँ से आप समझिएगा कानून प्रावधान, ठीक है। कानूनी प्रावधान कह सकते हो। तो कानूनी प्रावधान वे नियम सिद्धांत है, यानी कि वे नियम सिद्धांत हैं जो किसी कानून का अर्थ देते हैं, ठीक है। ये किसी कानून का अर्थ देते हैं, यह बताते हैं, यानी कि वे यह बताते हैं कि कानून में दिए गए नियम कैसे लागू होते हैं और इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। अर्थ क्या है। नीतियाँ क्या होती हैं, नीतियाँ संगठन के भीतर कामकाज के नियमों को निर्धारित करती हैं। अभी जो बताएं वे यह बताते हैं कि संगठन को कैसे संचालित किया जाना चाहिए, ठीक है। संगठन को कैसे चालू किया जाए, किस प्रकार से उसको जो है संचालन किया जाना चाहिए, ठीक है। क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है, मतलब अच्छे प्रकार से कैसे उसको संचालित किया जाता है, चालू किया जाता है, ठीक है, गतिविधियाँ। और अधिनियम क्या हो जाएगा, अधिनियम विधान द्वारा बनाए गए कानून है। जो अधिनियम होता है, ठीक है, तो अधिनियम विधान द्वारा बनाए गए कानून होता है, वे औपचारिक रूप से कानून के रूप में बनाए जाते हैं और उनकी निगरानी होती है, यानी निगरानी होती है। अधिनियम सरकारी निकायों द्वारा बनाए जाते हैं और वे सभी बाध्यकारी होते हैं, सभी के लिए बाध्यकारी होते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिएगा एक कानूनी प्रावधान, ठीक है, जो आपका कानूनी प्रावधान है, ठीक है, प्रावधान सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष जो है समानता का अधिकार है हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा नीति क्या होता है। नीति में उदाहरण संगठन के सभी कर्मचारियों को प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करना होगा या हो सकती है, ठीक है, 8 घंटे काम करना। और एक अधिनियम पर्यावरण, यानी कि अधिनियम जो है अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो सकता है, पर्यावरण की रक्षा के लिए निर्देशन हो सकता है अधिनियम के अंतर्गत। कानूनी प्रावधान नीतियाँ अधिनियम, ठीक है, 3 जो बिंदु आपके दिए गए हैं तो कानूनी प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं, यानी कि प्रावधान शब्द, नीतियाँ, अधिनियम, ये तीनों महत्वपूर्ण घटक हैं और वे नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब नागरिकों को, ठीक है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब है जो कानूनी प्रावधान हो गया, नीति हो गया और अधिनियम हो गया, तो ये जो है कानूनी ये प्रणाली महत्वपूर्ण घटक है, तीनों जो है महत्वपूर्ण घटक हैं। ये जो होते हैं तीनों, ठीक है, ये नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तीनों, ठीक है, नागरिकों के लिए, ठीक है, अधिकारों के। और यहाँ पे बात करा गया है, यहाँ पे देखिएगा NEP 1986, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। और
POA हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आप प्रयास करिएगा समझने का। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे बताते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। ये जो हो गया नीति, ये यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986, ठीक है। और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1952 समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं। यानी कि ये जो NEP हो गई और POA शिक्षा ये जो हो गई थी, ये समावेशी शिक्षा सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं, जिसका अर्थ है कि सभी बच्चों को चाहे उनकी शारीरिक या मानसिक क्षमता कुछ भी हो, समान शिक्षा का अवसर प्राप्त हो, ठीक है। ये जो 1986 और 1952 ये जो है नागरिकों को जो है शिक्षा, शारीरिक और मानसिक क्षमता कुछ भी हो, समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, इसकी बात करी गई है इसके अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा NEP 1986 विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के साथ साथ नियमित स्कूलों में एकीकृत कार्यक्रमों के विकास का सुझाव दिया गया है। यानी कि ये जो NEP है, ठीक है, शिक्षा, तो इसके अंतर्गत विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के साथ साथ की जो विशेष स्कूल होते हैं विशिष्ट बालकों के, उनके साथ साथ जो है एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम का विकास सुझाव दिया है। PO 1952 जो है इसमें सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय, लैंगिक असमानताओं को दूर करके शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करने पर जोर दिया गया है। और डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे आप हेडिंग देखिएगा, अवधारणा, ठीक है। NEP 1986 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ाने पर बल दिया गया है। तो आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है 1986 ये जो NEP शिक्षा है, इसमें विकलांग बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है। यानी कि जो विकलांग बालक होते हैं और सामान्य बालक सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। अतिरिक्त प्रावधान, ठीक है, नीति में, यानी कि और इसमें बात करा गया है कि नीति में विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के साथ साथ एकीकृत कार्यक्रम का विकास करने पर भी सुझाव दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि सुझाव किसमें दिया गया था, मतलब विकलांग बच्चों के एकीकृत और जो है विशेष स्कूल के साथ, तो आपको बताना कि ये जो है 1986 शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है। NEP सामने की चुनौतियाँ, NEP 1986 में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक समर्थन, संरचना और जो है संसाधनों की कमी पर ध्यान दिया गया है। PO शिक्षा जो है आपकी, ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन शिक्षा हो जाएगी। तो इसके अंतर्गत है सामुदायिक भागीदारी, ठीक है। तो POA 1952 यानी 1992 शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जिनमें माता पिता और स्थानीय समुदाय के सभी बच्चों की शिक्षा शामिल होती है, यानी कि सभी बच्चे की शिक्षा शामिल होती है। गुणवत्ता शिक्षा हो जाएगा। नीति का मुख्य जोर शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना, सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय, लैंगिक असमानताओं को दूर करना। शिक्षक प्रशिक्षण हो जाएगा, यानी कि POA 1992 में शिक्षकों के लिए समावेशी शिक्षा के लिए तैयार किया गया, प्रशिक्षण प्रदान करने पर भी ध्यान दिया गया। ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, आपको एक नज़र में देखते चलना है, ठीक है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और आपको ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं तो याद ना हो, आपको छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है। जैसे निःशक्त अधिनियम हो गया तो इसका सन आपको याद रखना है, ठीक है। और राष्ट्रीय निःशक्त अधिनियम इसका जो है 2006, ये इस प्रकार से आपको याद रखना है। छोटे छोटे पॉइंट्स जो है पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। आप पढ़े होंगे तो सारा का सारा कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो निःशक्त अधिनियम 1995 है, ठीक है। तो निःशक्त अधिनियम आपको याद रखना है। निःशक्त अधिनियम 1995, निःशक्त अधिनियम 1995, ठीक है। निःशक्त मतलब जो होता है विकलांगता बालक को कहा जाता है, अक्षम बालक को कहा जाता है, या जो है क्या कहते हैं अपंग बालक, ठीक है, या अक्षमता वाले बालक को कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है और विकलांग, ठीक है, यानी कि निःशक्तता, विकलांगता बालक और जो है निःशक्त। तो इसमें जो है 7 प्रकार की जो है विकलांग शिक्षा की बात करी गई थी, ठीक है, डिसेबिलिटीज, ठीक है। इसमें जो है 21, ये इसमें नहीं 16 जो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ठीक है, इसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज, ठीक है, इस प्रकार से है आपका ये। तो इसमें यहाँ पे देखना है आपको 1995 में। तो यहाँ पे आप देखिएगा दोनों, यानी कि यहाँ पे बोला गया है, यानी कि ये जो 1995 और 2000 दोनों विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और समावेश के लिए है। कहने का मतलब है जो निःशक्त अधिनियम 1995 और जो राष्ट्रीय निःशक्त अधिनियम 2006 दोनों विकलांग व्यक्तियों के लिए है। ये जो यहाँ पे बताया गया। तो निःशक्त ये आप शब्द को याद रखना है, इसको जो है डिसेबिलिटीज बोला जाता है, डिसेबिलिटी, ठीक है। और ये विकलांग भी बोल सकते हो, अपंग भी बोल सकते हो, बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो आपको याद रखना है। अक्षम बालक बोल सकते हो, अक्षमता कह सकते हो। तो इस प्रकार से, या इसको कह सकते हो इस प्रकार से विकलांगता अधिनियम, निःशक्तता अधिनियम, या कह सकते हो अक्षमता अधिनियम, इस प्रकार से। और यहाँ पे लेकिन 2006 का अधिनियम 1995 के अधिनियम का कुछ कमियों को दूर करने और विकलांगता के विभिन्न पहलुओं को शामिल करने के लिए किया गया। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे नाम दिव्यांगजन, ठीक है, लिखा हुआ है दिव्यांगजन समान अवसर अधिकारों का संरक्षण पूर्ण भागीदारी और अधिनियम जो है 1995, यानी कि कहने का मतलब है दिव्यांगजन अधिनियम 1995 लिखा हुआ है। दिव्यांगजन भी बोला जाता है। तो दिव्यांगजन अधिनियम 1995 आपको रट लेना है, याद रखना है। और उद्देश्य क्या हो जाएगा, विकलांग व्यक्तियों को समाज में समान अवसर और भागीदारी प्रदान करना। मेन पॉइंट है, मेन आपको हम बता रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। निःशक्त अधिनियम, ठीक है, या कह सकते हो दिव्यांगजन अधिनियम, ठीक है। इसमें जो है दिव्यांगजन अधिनियम के अंतर्गत जो है लक्ष्य यहाँ पे देखिए फिर से अधिनियम प्रावधान, ठीक है, शिक्षा, रोजगार, पुनर्वास में भेदभाव निषेध, विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण, सुगम वातावरण, अन्य कल्याणकारी उपाय, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए आयुक्त की नियुक्तियाँ, ठीक है, भारतीय पुनर्वास पर, ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करना है। कमियाँ हैं ये यहाँ पे देखिएगा ये राष्ट्रीय शब्द याद रखना 2006, ठीक है। निःशक्त अधिनियम, इसके बाद नाम जो यहाँ पे जैसे नाम दिया गया है, ठीक है। तो दिव्यांगजन अधिनियम 1995, तो इसमें रखना है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। 2016 हो जाएगा। तो आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। उद्देश्य 1995 के अधिनियम की कमियों को दूर करना, यानी कि जो 95 यानी कि ये जो था, तो निःशक्त अधिनियम या दिव्यांगजन अधिनियम कह सकते हो। तो दिव्यांगजन अधिनियम की जो कमियाँ थी उनको दूर करने के लिए जो है विकलांगता अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 1995 के अधिनियम में शामिल 6 प्रकार की विकलांगता के अलावा 21 प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया। तो यहाँ पे जो है 6 बताया गया इसमें ना। तो इसमें 7 प्रकार की विकलांगता की बात करी गई थी 1995 में, यानी कि दिव्यांगजन अधिनियम में। और इसमें जो है 1916 में जो है 21 प्रकार की बात करी गई। इस प्रकार से यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे।
सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स याद करा दी हूँ आपको ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है निःशक्त अधिनियम, या कह सकते हो विकलांगता अधिनियम, या कह सकते हो अक्षमता जो है अधिनियम, आप बहुत सारे नाम है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना, निःशक्त अधिनियम 1995, राष्ट्रीय, यहाँ पे राष्ट्रीय शब्द याद रखना है, राष्ट्रीय निःशक्त अधिनियम 16, और यहाँ पे नाम जो दिया गया है, ठीक है, दिव्यांगजन अधिनियम 1995, ठीक है, ये यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा दिव्यांग लिखा हुआ है और अधिकार शब्द अलग से जुड़ा है, तो यहाँ पे देखिएगा अधिनियम 16। तो आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि यहाँ पे निःशक्त अधिनियम 1995, यहाँ पे राष्ट्रीय निःशक्त अधिनियम 2016, और यहाँ पे जो है दिव्यांगजन नाम जो दिया गया तो दिव्यांगजन अधिनियम, ठीक है, दिव्यांगजन अधिनियम 1995, और यहाँ पे दिव्यांगजन राष्ट्र अधिकार अधिनियम, ठीक है, इतना याद रखना है। ये चीज़ें तो वही चीज़ है जो हमने आपको बताया, विशेषता के तौर पे आप देखिएगा यहाँ पे ये विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है, 1995 और जो है 16 की, ठीक है, दिव्यांगजन अधिकार के अधिकारों का व्यापक संरक्षण और समावेश हो जाएगा, अधिकारों के लिए अधिक प्रभावी कानूनी तंत्र हो जाएगा, विकलांगता के लिए सकारात्मक कार्रवाई हो जाएगी। मुख्य अंतर ये दिए गए हैं। तो 1995 का अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए बुनियादी कानूनी ढांचा प्रदान करना होता है। ये जो 1995 दिया गया है, तो यानी कि निःशक्त अधिनियम, ठीक है, या कह सकते हो दिव्यांगजन अधिनियम, तो ये बुनियादी जो है कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जबकि जो 16 है, ठीक है, जबकि 2006 का अधिनियम इस ढांचे को मजबूत करता है कि विकलांगता के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है। तो इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट जो है अपना याद करिएगा, ठीक है, अच्छे से। और एक आपका यहाँ पे आता है NCF 2005 का अर्थ, ठीक है, तो इसको एक नज़र में आप देख लीजिए क्या होता है ये चीज़ें। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, ठीक है, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कह सकते हो, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एक व्यापक ढांचा है जो भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली को निर्देशित करता है। यह पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण विधियों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसका उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए एक समावेशी और जो है बोझ मुक्त वातावरण प्रदान करता है, ठीक है, बोझ मुक्त वातावरण प्रदान करता है, और उनके अंदर ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास करना होता है। यहाँ पे देखिएगा आधार दिया गया है, शिक्षा का मार्गदर्शन दिया गया है, शैक्षिक सुधार दिया गया है, बिना बोझ के सीखने की शिक्षा का जो है इसमें बोला गया है, ठीक है, पाठ्यक्रम 2005 के अंतर्गत, ठीक है, अर्थ NCF में। तो यहाँ पे देखिए आधार क्या होता है। NCF 2005 स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का एक आधार है। यह पाठ्यक्रम के विभिन्न तत्वों जैसे विषय वस्तु हो जाएगा, ठीक है, पाठ्यक्रम का आधार क्या होता है, विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन, ये सब आपका शामिल हो जाएगा, ठीक है, आधारित है, निर्धारित है। शिक्षण का मार्ग हो जाएगा, इसके अंदर काम करता है, ठीक है, मार्गदर्शन के रूप में काम करता है, शिक्षक के लिए जो है एक मार्गदर्शक का रूप कार्य करता है रूप में, ताकि वे अपने छात्रों को प्रभावी ढंग से सिखा सकें। या शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। शैक्षिक सुधार हो जाएगा, ये सभी ये पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। और आप सभी स्टूडेंट एक नज़र में इसको पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। शिक्षा को बोझ के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक आनंददायक रचनात्मक अनुभव के रूप में देखना चाहिए। शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, ये यशपाल जी ने दिया था, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। और न्यू बच्चे जो हैं उनको थोड़ा नहीं पता होगा, क्योंकि वो 2-4 बार जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, और जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा हुआ है उनको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, ठीक है, मुख्य सिद्धांत, ये सिद्धांत के बारे में बात करा गया है यहाँ पे NCF, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो भी हमने बताया, राष्ट्रीय, ठीक है, छात्र केंद्रित शिक्षा हो जाएगा, प्रतिक्रिया मूल्यांकन हो जाएगा, नवाचार शिक्षा है, सृजनात्मक, ठीक है, और समावेशी शिक्षा। NCF जो 2005 समावेशी शिक्षा पर जोर देता है, जिसका अर्थ है सभी छात्रों को शिक्षा तक समान पहुँच होनी चाहिए, ठीक है, समान पहुँच होनी चाहिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, योग्यता कुछ भी हो। कार्य आधारित शिक्षा निष्कर्ष के तौर पर देख लीजिए, भारत में शिक्षा प्रणाली या सिस्टम कह सकते को जो है बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण रूपरेखा है। यह पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों, मूल्यांकन के तरीकों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह शिक्षकों को छात्रों को बेहतर ढंग से सिखाने में मदद करता है। कहने का मतलब ये जो होती है NCF जो होती है 2005, ये शिक्षकों को छात्रों को बेहतर, यानी शिक्षकों को और छात्रों को बेहतर ढंग से सिखाने में मदद करता है, और छात्रों को सीखने के लिए समावेशी और बोझ मुक्त वातावरण प्रदान करता है। इसके बाद ये आपका हेडिंग, ये तो वही चीज़ें हैं NCF के बारे में। इसको आपको वहाँ से ना समझ में आया हो तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारणी के तौर पे आपका दिया गया है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, जो NCF हमने अभी बताया, ठीक है, जिसने केवल ढांचा प्रदान करता है। पाठ्यक्रम अभी हमने जो बताया सब वही चीज़ें हैं। तो मुख्य उद्देश्य से देख सकते हो, अधिगम पर जोर, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, पाठ्यक्रम देख लीजिएगा, मूल्यांकन, शिक्षण विधियाँ, रटने पर, ये जो NCF के अंतर्गत शिक्षण विधियाँ, यह रटने की विधि को त्यागने और बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करने वाली विधियों को अपनाने पर जोर देता है। शिक्षक की भूमिका जो होती है, यह शिक्षक को सुविधादाता के रूप में देखता है, ठीक है, ये मेन पॉइंट है, जो बच्चों को सीखने में मदद करते हैं, उन्हें अपने ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम बनाते हैं, ठीक है, मेन पॉइंट है ये सारा आप देख लीजिएगा। सृजनात्मक और रचनात्मक हो जाएगा, यह बच्चों को सृजनात्मक और रचनात्मक को बढ़ावा देता है, जिससे वे नए विचारों को, समाधानों को विकसित कर सकें। तो सारे पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट है। मुख्य उद्देश्य के तौर पे आप देख लीजिए अच्छे से। NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना जो बच्चों को समग्र विकास पर केंद्रित हो, उनकी रचनात्मकता और ज्ञान को बढ़ाए और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करे। NCF पाठ्यक्रम जो होता है आपका, ठीक है, कि इस प्रकार का पाठ्यक्रम हो कि जो है बच्चों को अच्छे प्रकार की शिक्षा दी जाए, समग्र विकास हो बच्चों का, और रचनात्मक और ज्ञान को बढ़ावा दे, मतलब बढ़ाया जाए, उन्हें जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करा जाए। ये सब बताया गया इसके अंतर्गत। और आपका ये हेडिंग ये आता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देख सकते हो,
भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, ये आपको जो है फुल फॉर्म इसका आपको याद रखना है, ठीक है। भारतीय पुनर्वास परिषद जो अधिनियम है, इसको ये काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, ये इसको आप पढ़ लीजिएगा, हमको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो 1992, ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम क्या हो जाएगा 1992, एक महत्वपूर्ण कानून है जो पुनर्वास पेशेवर के प्रशिक्षण को जो है प्रशिक्षण और कामकाज को विनियमित करता है। यह अधिनियम पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण को सुनिश्चित करता है। योग्य पेशेवरों का एक केंद्रीय रजिस्टर बनाए रखने और अयोग्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है। ये उद्देश्य हो जाएंगे और यहाँ पे भूमिका हो जाएगी, ठीक है, RCI, ठीक है। तो RCI मतलब फुल फॉर्म जो यहाँ पे हमने बताया है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे ये उद्देश्य आप देख लीजिएगा, पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण को विनियमित और मानकीकृत करना, विशेष अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये सारी पॉइंट्स हो जाएंगे। महत्व हो जाएगा, महत्व देख सकते हो, 3 व्यक्तियों के पुनर्वासों के क्षेत्रों में जो है गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित करता है। यह योग्य पेशेवरों को प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाता है। ये सारी पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट हेडिंग आपकी है, लास्ट नहीं है यहाँ पे, एक हेडिंग आपकी हो जाएगी यहाँ पे UNCRPD, ठीक है, यानी कि UNCRPD। तो ये जो कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का निहितार्थ है। निहितार्थ मतलब होता है लक्ष्य या संकेत कह सकते हो, महत्व कह सकते हो या सूचना कह सकते हो, बहुत सारी हेडिंग इसके अंतर्गत मतलब बोला जाता है। निहितार्थ में आवश्यकता भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लक्ष्य या संकेत हो सकता है आपको, ठीक है। निहितार्थ का इतने पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। निहितार्थ मतलब कि जो होता है, यहाँ से बताते हैं, मतलब हो जाएगा लक्ष्य कह सकते हो, ठीक है, संकेत कह सकते हो आप शब्दों के अनुसार जो है, और महत्व कह सकते हो, बहुत से नियम हैं इसके अलग अलग, अर्थ कह सकते हो और सूचना कह सकते हो, बहुत सारे नाम हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि विकलांग व्यक्तियों को भी अन्य लोगों के समान ही अधिकार प्राप्त है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लक्ष्य यह है कि विकलांग व्यक्तियों को भी अन्य लोगों के समान अधिकार प्राप्त है। लक्ष्य या निर्देश संकेत कह सकते हो, अर्थ कह सकते हो, अर्थ है, ठीक है, और उन्हें समाज में पूरी तरह शामिल होने पर समान अवसर प्रदान करने का अधिकार है, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीधे हैं जो विकलांग लोगों को अधिकारों को बढ़ावा देती है, उनकी रक्षा करती है और सुनिश्चित करती है कि वे मानवाधिकारों का आनंद ले सके। व्यापक अर्थ में देखिएगा मानवाधिकार का ये हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। ये सारी हेडिंग्स आपको याद कर लेना है एक नज़र में। और यहाँ पे फुल फॉर्म इसका देख लीजिएगा और पूरा डिटेल में यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, वहाँ से समझ में आपको नहीं आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा टेबल के अनुसार है, यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से देख लीजिए, UNCRPD का फुल फॉर्म विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हो फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ठीक है, विकलांग व्यक्तियों पर, यानी कि यहाँ पे याद रखिएगा U से हो जाएगा, आपको यहाँ पे लिखा है यूनाइटेड, ठीक है, और N से नेशन, ठीक है, कन्वेंशन एंड जो है फिर क्या लिखा हुआ है द राइट, ठीक है, और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, ठीक है, डिसेबिलिटीज़ विकलांगता कह सकते हो, निःशक्त व्यक्ति कह सकते हो, निःशक्त, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, अच्छे से इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ठीक है। तो आपको आई होप याद भी हो गया होगा, यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और समर्थन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देख के पढ़ लीजिए एक नज़र में। ये जो होता क्या है, ये है आपका विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ये फुल फॉर्म नेम हो जाएगा। और इसको जो है क्या बोला जाता है, इसका जो है क्या लक्ष्य होता है, क्या मतलब है, ठीक है, किससे संबंधित है कह सकते हो। तो यह विकलांग व्यक्तियों, ठीक है, यानी कि यह विकलांग व्यक्तियों की अधिकारों की रक्षा और समर्थन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है। अब विवरण हो गया, ये बिंदु हो गए। तो पूर्ण नाम आपको पता ही हो गया, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ठीक है। ये U से यूनाइटेड हो जाएगा, नेशन हो जाएगा, कन्वेंशन हो जाएगा, और राइट हो जाएगा, पर्सन मिस व्यक्ति होता है, ठीक है, डिसेबिलिटीज। उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और समर्थन करना। मानवाधिकार हो जाएगा, अधिकार ये सुनिश्चित करता है, मानवाधिकार सुनिश्चित करता है कि विकलांग व्यक्तियों को अन्य लोगों की तरह ही मानवाधिकार प्राप्त हो, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा अधिकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक समावेशन जैसे क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता दी गई है। गैर भेदभाव ये हो जाएगा, सुलभता हो जाएगा, ठीक है, समावेश हो जाएगा, यानी कि ये चीज़, ठीक है, यह विकलांग व्यक्तियों को समाज में पूरी तरह से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे। तो ये आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हमने आपको पढ़ा रखा है। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, ये आपका पूर्ण नेम पूछ लिया जाएगा, तो इसको आपको आना चाहिए, ठीक है, मिलान करने में, ठीक है, जो आपसे पूछा जाए ये सारा आपसे पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए, बस इतना ही पूछा जाता है। इसी प्रकार से बहुत ईजी आते हैं प्रश्न, ठीक है, आपको पढ़ा होना चाहिए आपका, बस आप कर ले जाएंगे। तो मिलते हैं कल सेकंड अध्याय में, सेकंड अध्याय के बारे में बात करेंगे। तो हमने इसमें जो है इसमें क्षति पढ़ाएंगे, अक्षमता पढ़ाएंगे, निःशक्तता पढ़ाएंगे। तो आपने अक्षमता थोड़ा आपने पढ़ ही लिया है पहले से, निःशक्तता भी पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा आपने पहले से पढ़ रखा है, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। और जो है डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल इसमें थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेकर के आएंगे, पढ़ाएंगे। इसके बाद जो है PYQ डिटेल कराएंगे। और आप सभी अच्छे से पढ़ें, रिविजन करते रहें। थैंक्स, मिलते हैं।